आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। एक वक्त था जब घंटों खड़े रहने, चलने या भारी सामान उठाने पर हड्डियां चरमराती नहीं थी। अब आलम यह है कि ज्यादा देर जमीन पर बैठा नहीं जाता। 5 से 10 सीढ़ियां ज्यादा चल ली तो पैरों में दर्द होने लगता है। बैठे बिठाए जोड़ों में, कंधों में और कमर में दर्द होने लगता है। ये सब मेरे साथ भी होता है, आपके साथ भी होता होगा और कई ऐसे लोग हैं जिनके साथ ये समस्या होती है। हम में से ज्यादातर लोगों के जोड़ों और हड्डियों में अचानक दर्द शुरू हो जाता है, लेकिन समझ में नहीं आता कि आखिर ये दर्द हो क्यों रहा है। इसीलिए पक्की वजह जानने के लिए डॉक्टर से जांच करवाना बेहद जरूरी है। आज के हेलो डॉक्टर में बात इसी पर। नमस्कार, आज तक रेडियो पर आप सुन रहे हैं हेलो डॉक्टर। मैं हूं खुशबू। हेलो डॉक्टर। हड्डियों का ढांचा हमारे शरीर के अंदरूनी नाजुक अंगों की सुरक्षा के भी काम आता है। हमारी हड्डियां हमारे लिए इतना कुछ करती हैं, लेकिन हम अक्सर अपनी हड्डियों को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। पेट, लिवर और दिल की जो हेल्थ है उसके लिए तो हम फिर भी जागरूक हैं, लेकिन हड्डियों के हेल्थ को हम नजरअंदाज कर देते हैं। ऐसे में कमजोर होती हड्डियां अचानक से हमें परेशान करती हैं। तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। बढ़ती उम्र के साथ कमर, घुटनों, पीठ और कंधों में दर्द आजकल की आम समस्या बन गई है। मैं यहाँ 50 से 60 साल के व्यक्ति की बात नहीं कर रही हूँ। आजकल हड्डियों में दर्द और कमजोरी की समस्या तो 25 से 30 साल की उम्र में ही नजर आनी शुरू हो जाती है। तो कैसे अपने बोन हेल्थ का ख्याल रख सकते हैं? क्या चीजें आपको डाइट में शामिल करना चाहिए और कौन से नहीं करनी चाहिए? इन सभी पर बात करने के लिए आज इंटरनेट कॉल पर हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर कौशल मल्हान, जो फोर्टिस हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक्स और जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी के डायरेक्टर हैं। स्वागत है डॉक्टर कौशल आपका आज तक रेडियो पर। थैंक यू डॉक्टर, हम अपने टॉपिक पर बात करें उससे पहले मैं आपसे एक बहुत ही पर्सनल सवाल पूछना चाहती हूँ, जो हमारे लिसनर्स भी जानना चाहेंगे। जैसे आपका इतना शेड्यूल लंबा होता है, लॉन्ग आवर्स आपको खड़े होना पड़ता है, सर्जरीज होती होंगी, पेशेंट्स की लाइन लंबी होती होगी, तो उस बीच में आप एज ए डॉक्टर अपने इतने लंबे शिफ्ट्स में कैसे ये मेंटेन करते हैं कि आप थोड़ा सा भी एक टाइम निकाल सकें कि जो बहुत देर तक आप चेयर पर बैठे हुए हैं उससे आप उठ सकें और अपने आप को रिफ्रेश कर सकें? तो वो किस तरह का रूटीन आप फॉलो करते हैं अपने शिफ्ट्स के बीच में? आपने सही कहा कि ये प्रोफेशन जो है, स्पेशली सर्जरी का, इसमें दिस इज ऑल कंज्यूमिंग प्रोफेशन एंड इसमें पूरा मन और फिजिकली और अटेंशन पूरी तरह देना पड़ता है जब आप देते हैं। और इट कंज्यूम्स अ लॉट ऑफ योर टाइम एंड इवन योर ओन फ्री टाइम में कभी कभी आप इन बातों का ही सोचते होते हो। सो यू हैव टू टेक वट एवर पॉसिबल, जो भी कोशिश कर सकते हैं आपको करनी पड़ती है टू डिटैच योर सेल्फ अ लिटिल बिट। और इसके लिए सब लोग अपनी हॉबीज, कुछ लोगों की हॉबीज होती हैं उस तरह की चीजें, या कुछ कई लोग म्यूजिक फॉलो करते हैं, या कुछ लोग स्पोर्ट्स में पार्ट लेते हैं। मोर इम्पोर्टेंटली, जैसे आपने कहा, फिजिकली कैसे हम मेंटेन करते हैं, बिकॉज इतना इंटेंस प्रोफेशन है, आप लंबे टाइम तक लगे रहते हो, आप किसी को ना भी नहीं कर सकते। कभी कभी यू मे नॉट स्टिल बी राइट एंड यू हैव टू स्टिल डू द जॉब। कभी कभी आपकी तबीयत ठीक नहीं होती, आपने किसी को कमिट किया है, कोई इमरजेंसी सर्जरी है, फिर भी आपको करना पड़ता है। तो आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट कि आप अपने को भी फिट रखें, अपने पेशेंट्स की फिटनेस मेंटेन करने के लिए। एंड यस, उसके लिए एक्सरसाइजेज होती हैं। फायदा ये जरूर होता है कि आप अपनी बॉडी को शायद ज्यादा अच्छी तरह समझते हैं, और वो ध्यान रखना आपको चाहिए ताकि ये प्रॉब्लम नहीं हो। तो आई थिंक एक्सरसाइज, मोस्ट डॉक्टर्स आप देखेंगे एक्सरसाइज, मेडिटेशन, थोड़ी बहुत योगा, ये 3 चीजों का बहुत इस्तेमाल करते हैं। जी डॉक्टर, तो जैसे अगर हम बहुत देर तक बैठे रहते हैं तो अक्सर ये लोग शिकायत करते हैं कि उनके जोड़ों में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है। और आज हमारा जो टॉपिक है वो इसी जॉइंट पेन पर, हड्डियों में दर्द को लेकर हम लोग कर रहे हैं। और किसी किसी में ये अचानक से दर्द उठता है। ये जो अचानक जोड़ों में दर्द होता है उसके पीछे की क्या वजहें हो सकती हैं जो आप एज ए डॉक्टर बताना चाहेंगे और लोगों को जिस पर ध्यान देने की जरूरत है? नहीं, अचानक दर्द तो कई तरह के हो सकते हैं। एज अ डॉक्टर, मेरे लिए एज एन ऑर्थोपेडिक सर्जन, मैं जब कोई मुझे कहता है कि उनको दर्द है या किसी तरह का दर्द है किसी जोड़ में, तो मेरे लिए दर्द
प्लेन दर्द नहीं है, मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट होता है पता लगाना कि उधर डायग्नोसिस क्या है, कि दर्द की असली वजह क्या है। और वो असली वजह कैन रेंज फ्रॉम हंड्रेड्स ऑफ कंडीशंस। ऐसा ऐसा नहीं है कि आपको दर्द हुआ तो इसका एक ही फिक्स्ड रीजन होगा। जैसे घुटने में किसी को दर्द हो, उसके बीसों कारण हो सकते हैं, और उन उसमें से एटलीस्ट 10 कारण होंगे जिसका दर्द एक सरीखा होगा। बट हाँ, अगर आप उस तरह की दर्द की बात कर रहे हैं जो हम घुटनों में और बैक में देखते हैं, लॉन्ग आवर्स बैठने के कारण, जो हेल्दी लोगों में भी हम बहुत देख रहे हैं, स्पेशली आजकल आईटी का जमाना है, लोग बहुत घंटे बैठते हैं। तो मैं ये जरूर कहूंगा कि जो बल्क ऑफ द पेन्स हम इस तरह के हेल्दी लोगों में देखते हैं, ज्यादातर देखते हैं, वो एक तरह से जिसको हम ओवर यूज इंजरी बोलते हैं। ओवर यूज इंजरीज क्या है? एक इस तरह की इंजरी है कि बिना चोट लगे आपको इंजरी हुई है, बट हल्की हल्की एक छोटी सी चोट लग रही है। अब कोई चोट तो नहीं मार रहा आपको, बट अगर आप गलत तरीके से बैठोगे, अगर आप गलत पोस्चर में बैठोगे एंड आवर्स ऑन एंड बैठोगे, तो उसका असर आएगा। अगर आप उसको स्ट्रेचिंग के साथ मिक्स एंड मैच नहीं करोगे, तो मैं एग्जांपल, कंप्यूटर पे लोग बैठते हैं, लैपटॉप लेते हैं, कुर्सी में आगे को होके झुक के बैठे हैं, लैपटॉप बिल्कुल नीचे है, आपके हाथ सपोर्टेड नहीं है, आपके एल्बोज लटक रहे हैं, आपके कंधे लटक रहे हैं, आपके शोल्डर मसल्स पे बहुत खिंचाव पड़ रहा है, आप हाथ में माउस लेके कंटिन्यूअसली एल्बो ऑफ लोडेड पोजीशन में यूज कर रहे हो, तो नेचुरली अगर आप आधा घंटा करोगे मे बी ओके, बट अगर आप 6 6 घंटे, 5 5 घंटे इस तरह की चीज करोगे, तो उसका असर आने लगता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप काम कर नहीं सकते, बट यू हैव टू डू इट करेक्टली। आपको बीच में ब्रेक्स लेने हैं, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करनी है। और जिस चीज का आप इस्तेमाल कर रहे हो, तो सपोज आप इस तरह के मसल जिसमें शोल्डर गर्डल ज्यादा काम होती है, पीठ के मसल ज्यादा काम आते हैं, आप उनको यूज करने वाले हो ज्यादा, तो जरूर करो, पर उनको स्ट्रांग भी करो, उनकी टोन को भी बढ़ाओ, ताकि आप जब यूज करो वो अपने अप्रोप्रिएट पोजीशन में रहें, और वो उस तरह की रिगर्स और एक्सपेक्टेशन जो आपकी उन मसल से है उसको फुलफिल कर सके। उसी तरह घुटनों का एक कॉमन प्रॉब्लम जो मैं देखता हूँ लोगों में के घुटने की, के जो स्पेशली क्योंकि मेरा दैट इज माय प्राइम फोकस, मैं एक नी और हिप रिप्लेसमेंट सर्जन हूँ, और ये चीज मैं बहुत देखता हूँ नीज की, कि पेशेंट ऐसी हालत में आते हैं कि सिवियर पेन, यंग लड़के लड़कियां, अब 30 साल 35 साल, और अभी तो मैं 45 में लोगों के घुटने इतने खराब देख रहा हूँ। अब ये कैसे हुए? क्यों? क्योंकि आपने कहीं ना कहीं कुछ गलती की, आपने मसल स्ट्रेचेस नहीं किए, अपना पोस्चर करेक्ट नहीं किया। यंग लोग आते हैं, 25 साल 30 साल, सीढ़ी चढ़ने में दर्द है, उतरने में दर्द है, ऑब्वियसली होगी, इसलिए नहीं कि आपका जॉइंट खराब हो गया है, बट अगर जॉइंट में इम्बैलेंस होगा, अगर आपके जो मसल्स हैं वो आपस में तालमेल से काम नहीं कर रहे हैं, उनमें स्ट्रेचिंग अप्रोप्रिएट नहीं है, जो एक मसल है वो ज्यादा टाइट है, दूसरा ज्यादा ढीला है, इससे प्रॉब्लम होती है। और इसके लिए आपको कोई स्पेशल बीमारी होनी जरूरी नहीं है। हम जिस तरह की लाइफ रूटीन फॉलो करते हैं, अगर हम लेजी रूटीन एक फॉलो करते रहे, रोज काम उस तरह गलत तरीके से बैठना, गलत नॉट स्ट्रेचेस नहीं करने, टोनिंग नहीं करना, तो ये चीजें खुद ब खुद हो जाती है। कोई भी बीमारी जब हो हमें, तो एक लास्ट ऑप्शन ये भी बचता है कि हम उसको टेस्ट करवा लें ताकि हम कंफर्म हो सके। तो ये जो हड्डियों और जोड़ों में दर्द रहता है वो क्यों आखिर हो रहा है, उसके लिए कौन से टेस्ट जो करवा लेने चाहिए? तो पहले तो मैं एक सिंपल मिसकंसेप्शन जो बहुत रूटीनली होती है, कि बोन पेन, क्योंकि किसी को भी जब टांगों में, हाथों में इस तरह दर्द होता है, तो उनके पहले दिमाग में नेचुरली यही बात आती है कि मेरी हड्डियां दुख रही हैं। अब हड्डियों में ऐसे दर्द नहीं होता। दिस इज, अगर हड्डी में दर्द होना है तो एक बहुत सिनिस्टर चीज हुई है, या तो हड्डी टूट गई है, या तो वहां कोई मेजर बीमारी है। रूटीन कमजोर हड्डी से दर्द नहीं होता। तो जैसे लोग बोलते हैं कि मेरी हड्डियां कमजोर है इसलिए दर्द कर रही हैं, ऐसे नहीं होता। कमजोर हड्डी में दर्द तभी होगा अगर हड्डी टूट जाएगी। अगर किसी की हड्डी में दर्द होगा तो वो इतना इंटेंस होगा कि आप सह नहीं पाएंगे, आप अगले दिन डॉक्टर के पास भागे जाएंगे।
तो जो ढीला ढाला दर्द रहता है, कमजोरी लगती है, हाथ हिलता नहीं है, दबाने पे दर्द होता है, वो कई बार हड्डी का नहीं, वो मसल पेन होता है और दूसरे तरह के पेन होता है। तो नंबर वन, हमको पहले तो डिफरेंशिएट करना होता है कि ये किस तरह का दर्द है। ये आप अच्छे डॉक्टर के पास अपने जाएंगे, वो आपके लिए आपको गाइड कर पाएंगे। दूसरी भी चीज रहा जोड़ों का दर्द। जोड़ों का दर्द भी कई, जैसे जॉइंट के अंदर कई चीजें हैं और दर्द कई इश्यूज से आ सकता है, कई डिफरेंट बीमारियों से आ सकता है। इसलिए एक ऐसा एक फिक्स्ड रूटीन है कि यही करना है, या यही कोई एवरेज इंडिविजुअल कर सकता है चेक करने के लिए क्या मेरी हड्डियों में डायग्नोसिस क्या है दर्द का, जो भी आप जैसे समझे वो उस वक्त, या मेरे जॉइंट्स में क्या प्रॉब्लम है। नहीं, ऐसा कोई फिक्स्ड रेजीम नहीं। ओल्डर इंडिविजुअल्स में आपको ऑस्टियोपोरोसिस मिल सकता है, बोन कमजोर होने के चीजें दिख सकती हैं, हड्डियों में जोड़ों में घसावट दिख सकती है, ये सब चीजें एक्सरे पे दिख जाती हैं। अगर किसी की हड्डियां कमजोर हैं तो वो डेक्सा स्कैन कर सकते हैं। ये स्कैन होते हैं जिससे आपको हड्डी की बोन डेंसिटी, मतलब हड्डी की ताकत पता चलती है। सिर्फ कैल्शियम और विटामिन डी करने से उतना फायदा नहीं होता, बट दैट इज पार्ट ऑफ द मेटाबॉलिक प्रोफाइल। तो हम कैल्शियम करते हैं, विटामिन डी करते हैं, पैराथायराइड हार्मोन करते हैं, और ऐसे कुछ सिंपल टेस्ट करते हैं असेस करने के लिए अगर किसी की हड्डी कमजोर है या उसमें प्रॉब्लम है तो क्या हो रहा है। बट दैट इज नॉट जस्ट एज अ रूटीन के हर पेशेंट में ये करना जरूरी है। इनफैक्ट बहुत कम परसेंटेज ऑफ पेशेंट होंगे, less than 5%, शायद उससे भी कम, जिनमें ये चीजें करनी पड़ेंगी। बट एज अ रूटीन आप अगर चेक करना चाहते हैं आपकी बोन स्ट्रेंथ, तो शायद जो अप्रोप्रिएट टेस्ट होगा वो होगा डेक्सा स्कैन। कैल्शियम करने से कुछ नहीं आपको पता चलेगा कि आपकी हड्डी, जो बोन कैल्शियम होता है और जो ब्लड कैल्शियम होता है, उनमें बहुत अंतर होता है। और ब्लड का कैल्शियम का टेस्ट करके आप रियली ये नहीं बोल सकते कि आपकी स्ट्रेंथ कैसी है हड्डियों की। और इसका मतलब ये भी है कि अगर आपकी हड्डियां कमजोर हैं, आप सिर्फ कैल्शियम और विटामिन डी खाएं, क्या ये काफी होगा? नहीं। अगर आपकी हड्डी में और कोई पैथोलॉजी नहीं है, अगर डेक्सा पे ऑस्टियोपोरोटिक नहीं है, तो सर्टेनली आप कैल्शियम, विटामिन डी मेंटेन करिए। उससे भी ज्यादा जरूरी आप प्रोटीन लेवल्स मेंटेन करिए, क्योंकि प्रोटीन एक बहुत बड़ी मात्रा में होता है बोन में, और सिर्फ कैल्शियम और विटामिन डी काफी नहीं होता। उसी तरह जॉइंट्स के लिए आप साधारण पहले तो सिंपल अपने डॉक्टर के पास जाके इवेल्युएट करा सकते हैं, फिर एक्सरे कर सकते हैं। तो दैट्स अ फेयरली बेसिक टेस्ट, और उसमें आपको काफी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ डॉक्टर कौशल कि मतलब वही इसी टाइप के दर्द जो आपको हो रहा हो, जॉइंट में दर्द हो रहा हो, मसल पेन हो रहा हो, जैसे कि आपने कहा कि अगर आपकी हड्डियों में दर्द है तो दैट मीन्स कि कुछ और बात है, मतलब कि हड्डी अगर टूट चुकी है तो आपको हॉस्पिटल जाने की भी जरूरत पड़ सकती है। तो जो जॉइंट पेन और बोन पेन में लोग, जैसे कि आपने कहा कि वो उसको लेकर मिसकंसेप्शन है, लोग समझ नहीं पाते हैं, तो मैं उसी टाइप के दर्द की बात कर रही हूँ कि वो मतलब वो कौन से ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो एक खतरे का संकेत दे सकते हैं आपको, और आपको उस पर जल्दी नोटिस करने की जरूरत है और डॉक्टर से मिलने की जरूरत है। तो बेसिकली कोई भी दर्द जो कंटिन्यूअस रहे, परसिस्टेंट रहे, रेगुलर बेसिस पे रहे, उसको चेक करना चाहिए, उसको आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। उसके ऊपर जैसे मैंने कहा, कोई भी दर्द जो आपकी नींद डिस्टर्ब करे वो सिग्निफिकेंट माना जाता है। अगर इस दर्द के साथ आपका वेट लॉस भी होने लगे, भूख कम होने लगे, जिसको हम सिस्टमिक दूसरे तरह के सिम्टम्स होने लगे, तो इनको ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। अगर इस दर्द के साथ साथ आपको लगे कि आपके जॉइंट में बहुत ज्यादा सूजन है, जैसे जोड़ हैं उनमें दर्द के साथ सूजन है, या उनमें डिफॉर्मिटी आ रही है, या उनमें टेढ़ापन आ रहा है, या ऑर्डिनरी एक्टिविटीज में आपको बहुत दिक्कत होने लगी है, सिंपल चीजें करने में आपको दिक्कत होने लगी है, तो आपको इनको ध्यान देना चाहिए। तो इस तरह की चीजें, एंड आई थिंक मोस्ट पेशेंट्स देंगे अगर उनको इस तरह के सिम्टम्स हो। डॉक्टर कौशल, एक समस्या और है जो कई लोग इससे गुजरते हैं। जब वो सुबह सोकर उठते हैं तो उनकी कमर में तेज दर्द हो रहा होता है। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि सुबह सोकर उठने के बाद जो कमर दर्द है वो किन वजहों से हो सकता है, और क्या ये कोई वाकई खतरे की बात है?
तो सुबह उठने पे जो दर्द होता है वो आप वो ज्यादातर वो कई कारण हो सकते हैं, बट जो सिंपल इश्यूज हैं जो ज्यादा कॉमन हम देखते हैं वो मसल पेन या डिजेनरेटिव पेन होती है। डिजेनरेटिव मतलब वेयर एंड टेयर, जिसको कॉमन लैंग्वेज में लोग रूटीनली जो यूज करते हैं स्पॉन्डिलोसिस बोलते हैं। बट बेसिकली वो वेयर एंड टेयर है जो बैक में घिसना शुरू हो जाता है। और इस तरह की कॉमन प्रॉब्लम से, और क्यों होता है, क्योंकि जब भी आप, और ये जरूरी नहीं है कि वो सुबह उठ के हो, आप जब भी एक पोजीशन में ज्यादा देर रहेंगे आपके जॉइंट्स स्टिफ होने की स्टिफ होने लगते हैं। आपके मसल्स जो अगर इरिटेबल हैं वो सूजे हुए हैं तो वो टाइट होने लगते हैं। एंड इसका मैं सिंपल एग्जांपल जो आपको दूंगा कि आपने देखा होगा कि कभी भी आपको अगर चोट लगती है, जैसे आपको शाम को चोट लगी तो आपको शाम को रात को इतनी दर्द नहीं होगी, पर आप जब सुबह उठेंगे आपको हम्म। सडनली लगेगा अरे ये तो एकदम अकड़ गया, ये तो बहुत दर्द कर रहा है। तो इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस में जिनमें भी थोड़ी सूजिश होती है, किसी तरह की भी कंडीशन हो, उनमें अगर आप बहुत देर वो एरिया को रेस्ट दें तो उसके बाद वो थोड़ा टाइट आ जाता है, वो अकड़ जाता है, और जब आप हिलाने की कोशिश करते हो उसमें पेन होती है। और इस तरह की पेन की खासियत ये होती है कि अर्ली स्टेजेस में अगर आप थोड़ी मूवमेंट करें, उठें, चले फिरें, तो वो पेन जाने लगती है, पेशेंट बेटर फील करता है। जैसे आप आप समझो कि गाड़ी है, गाड़ी बहुत दिन से गैरेज में खड़ी है, तो पहले चलाने में थोड़ी होगा चलने में, बट जैसे जैसे वो चलने लगेगी इट विल बी अ स्मूथ रन। तो ये चीज बहुत टिपिकल प्रेजेंटेशन होती है वेयर एंड टेयर वाली कंडीशंस में, जिनमें थोड़ी बहुत सूजिश है या मसल इरिटेबल है थोड़े से और सूजे हुए। जी, मैं कमर दर्द की बात कर रही थी डॉक्टर। कमर दर्द हो या पैर हाथ में दर्द हो तो अक्सर लोग ये सलाह देते हैं कि आपको अपना गद्दा चेंज कर लेना चाहिए जिस पर आप सोते हो। तो मतलब इस अप्रोच को आप कितना सही मानते हैं, कितना हद तक हेल्पफुल होता है जो कमर में दर्द होता है, जो मसल पेन हो रहा होता है उसको आराम देने के लिए? हाँ, तो गद्दे का रोल ये है कि वो आपके बैक के जो कॉन्टूर्स हैं उसको ऑल्टर कर सकता है टू अ सर्टेन डिग्री, पूरी तरह नहीं। तो आप भी शायद जानते होंगे, और एवरेज पर्सन आजकल बहुत देखते हैं यूट्यूब वीडियोस सब, तो उनको भी पता होगा कि हमारी जो स्पाइन है उसमें कर्वेचर होते हैं। तो आपका गर्दन का आगे को कर्वेचर है, फिर जो डॉर्सल स्पाइन यानी छाती का स्पाइन का हिस्सा है वो पीछे को कर्व्ड है, और उसी तरह लंबर कर्व आगे को जाता है। तो इस तरह आपके अलग अलग कर्वेचर्स हैं। अब ये कर्वेचर्स आपके पोस्चर को मेंटेन करते हैं। तो जब आप खड़े होते हैं आपका कर्वेचर एक पर्टिकुलर वे में है, और अगर कर्वेचर सही हो, अगर आपका वेट बेरिंग, तो आपके कर्वेचर पे निर्भर होगा कि आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पड़ेगा। तो अगर एक बिल्डिंग एकदम टेढ़ी होगी तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक कोने में पड़ेगा बिल्कुल बाहर की तरफ, उससे बेंडिंग फोर्स ज्यादा होगी वो बिल्डिंग पे, आप समझ सकती हैं, और वो बिल्डिंग का गिरने का डर ज्यादा होगा। अगर हम्म। एक बिल्डिंग अच्छी खासी सीधी होगी और उसका, या सीधी ना सही, वो टेढ़ी बनी है, ऐसी आपने बिल्डिंगें देखी होंगी आजकल बनती हैं, एस शेप की बिल्डिंग बनती है, जेड शेप की बिल्डिंग बनती है, बट हम्म। वो क्यों खड़ी है, बिल्कुल स्थिर खड़ी है। बड़े बड़े स्टॉर्म्स आते हैं, बारिश आती है तो भी वो गिरती नहीं। क्यों? क्योंकि उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी बिल्कुल परफेक्टली मेंटेन मेंटेन की गई है। और इस तरह ह्यूमन ह्यूमन बॉडी में भी एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट होता है। अब आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी मेंटेन करनी है, और आपको कर्वेचर्स इतने एक्सट्रीम नहीं करने कि उस पे बेंडिंग फोर्सेस बहुत ज्यादा होने लगे। एज आई वाज सेइंग, ये जो गद्दे की फिलॉसफी है ये सब लोगों के लिए नहीं सूटेबल होगी। बट लेट अस टेक एन एग्जांपल, एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, किसी की स्पाइन का कर्वेचर ऐसा है कि थोड़ा ज्यादा लचीली बॉडी है, ज्यादा फ्लेक्सिबल है, और वो इस तरह के गद्दे पे सोते हैं जो उनको बहुत फ्लेक्सिबल है और कर्वेचर को और ज्यादा अकोमोडेट कर लेता है, तो कर्वेचर और ज्यादा होने देता है। क्या वो उसके लिए ठीक होगा? बिल्कुल नहीं। इस पेशेंट को ऑब्वियसली एक स्टिफर गद्दा जो कर्वेचर को थोड़ा दबा देता है और एक बेटर पोजीशन पे मेंटेन करता है। दूसरी तरह देखें तो कुछ बीमारियां होती हैं जिनमें आगे का पोस्चर बेटर होता है, और कुछ बीमारियां होती हैं जिसमें पीछे का पोस्चर बेटर होता है। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ,
जैसे आपने भी सुना होगा, जैसे किसी को स्लिप डिस्क होती है, उसको बोलते हैं भाई आगे को ना झुकना, आगे को ना झुकने से, क्योंकि स्पाइन आगे को बेंड होती है। अगर आप इस तरह के गद्दे पे सोओगे जो पोस्चर इस तरह का क्रिएट करे कि आपकी स्पाइन आगे को बेंड हो रही है, तो नेचुरली आपको तकलीफ होगी। तो ग- ये भी गलत है, जैसे आजकल कई कंपनियां बेचती हैं बोल के कि ये स्पाइन के लिए गद्दा है। ऐसा कुछ नहीं होता। हर गद्दा एक, इट्स अ कस्टमाइज्ड थिंग। तो हर पेशेंट के लिए एक गद्दा नहीं हो सकता, सबके लिए स्टिफ या सबके लिए सॉफ्ट या इस तरह नहीं हो सकता। जो गद्दा होता है इट हैज टू बी अप्रोप्रिएट, जो पेशेंट की नीड है, जो पेशेंट की स्पाइन की कंडीशन है, जो पेशेंट की बॉडी का क्वालिटी है, उनके लिगामेंट्स की लचक है। आप देखेंगे हर इंसान की लचक भी अलग होती है। आप किसी की उंगलियां पीछे को फ्लेक्सिबल कम होती हैं, किसी की उंगलियां ऐसे पीछे जाती हैं, वो पैर को ऐसे हाथ लगा लेते हैं कई बार बिना तो ये जरूरी नहीं है कि वो एक्सरसाइज करते हैं, बट कई लोगों की बॉडी बहुत लचीली होती है, कई लोगों की बॉडी ज्यादा स्टिफ होती है। तो इस सब चीजों को देख के अलग अलग चीजें की जा सकती हैं पेशेंट के लिए जो ज्यादा सूटेबल है उनके लिए। ठीक है डॉक्टर। और डाइट में आप क्या सुझाव देना चाहेंगे जो हम शामिल कर सकते हैं? एक और चीज़ है कि कैल्शियम लोग ओवर द काउंटर जाकर ले लेते हैं और वो कई कई दिनों तक खाते रहते हैं। डोजिंग अगर हम ओवर द काउंटर जाकर कैल्शियम की गोलियां ले रहे हैं तो उसको कैसे खाना चाहिए, उसका क्या सही तरीका है, कितने दिन खाना चाहिए, कितने दिन के बाद छोड़ देना चाहिए? तो बेसिकली डाइट की बात करें तो बेस्ट डाइट इज अ वेल बैलेंस्ड डाइट, जिसमें सही मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, ये सब चीजें हो। अब हो सकता है हमारी लाइफ में, जिस तरह की फास्ट लाइफ है आजकल, आप उतना मेंटेन नहीं कर पाए, फिर आपको थोड़े बहुत सप्लीमेंट्स लेने चाहिए, और उनमें कोई खराबी नहीं है सप्लीमेंट्स लेने में। एज फार एज कैल्शियम इज कंसर्न, कैल्शियम की रोज की एवरेज रिक्वायरमेंट 1200 मिलीग्राम है। लेडीज जो प्रेग्नेंट हैं उनके लिए तो और भी ज्यादा कैल्शियम ले सकती हैं। बट अगर हम 1200 मिलीग्राम भी बात करें, तो अगर आप एक गोली 500 मिलीग्राम की भी कैल्शियम की लेते हो, तो उसमें से एब्जॉर्प्शन शायद 150-200 ही होगा। तो आप अगर 1 ग्राम कैल्शियम भी रोज लोगे, शायद आपको उसमें से 400-500 मिलीग्राम से ज्यादा नहीं मिलता। अब इसका मतलब ये है कि आप कैल्शियम को ओवरडोज करना मुश्किल होगा, बट कोई भी चीज अननेसेसरीली एक्स्ट्रा लेना भी ठीक नहीं होता, एज आई टेल एवरीबडी। बट आप अगर रेगुलर एक सप्लीमेंटल डोज ऑफ कैल्शियम आप ये सोच के लेते हैं कि मुझे खाने में से एडिक्वेट नहीं मिल रहा, तो फिर उसमें कोई हर्ज नहीं है, इवन ऑन अ रेगुलर बेसिस। बेस्ट कैल्शियम हाउएवर आपके जो खाने में मिलता है उसका एब्जॉर्प्शन भी बेटर होता है, उसका सेफ्टी प्रोफाइल भी सबसे ज्यादा होता है। तो आप अगर खान पान में चेंजेस करके वो ले सकते हैं, देयर इज नथिंग लाइक इट। बट अगर आपको वैसे एडिक्वेट नहीं होता, तो आप साथ में रेगुलर गोली ले सकते हैं। इसके साथ आपको विटामिन डी भी लेना चाहिए, और इसकी भी सेफ लिमिट्स काफी नोन है। आप आजकल कई तरह के ओटीसीज भी मिलते हैं, आपके डॉक्टर्स भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, जो बहुत सेफ मात्रा में आप ले सकते हैं। हाँ, क्या विटामिन डी को ओवरडोज नहीं करना चाहिए, वो खतरनाक हो सकता है। एक और बात कि कैल्शियम सबके लिए उतना सेफ नहीं है। अगर किसी को किडनी स्टोन्स की, फॉर एग्जांपल, किसी को ऐसी कोई बीमारी है जिसकी वजह से उनकी किडनी स्टोन की टेंडेंसी, या दूसरी कोई बीमारी है जिसमें कैल्शियम की वजह से उसमें प्रॉब्लम आ सकती है, तो उनको फिर डॉक्टर की सलाह लेके डोजिंग करनी चाहिए या कम करनी चाहिए। और कभी कभी हम बहुत लिमिट करते हैं या सिर्फ उनको सजेस्ट करते हैं कि वो डाइट से इसको मेंटेन करें। तो इन द वास्ट मेजॉरिटी ये प्रॉब्लम्स नहीं होती, और वो रेगुलर कैल्शियम विटामिन डी ले सकते हैं। इसके अलावा हाउएवर जो सबसे जरूरी चीज है, स्पेशली इंडियन और कॉमनली वेजिटेरियन डाइट में, वो होती है प्रोटीन एडिक्वेट ना लेने की प्रॉब्लम। तो ये बहुत जरूरी है कि लोग एडिक्वेट प्रोटीन साथ में लें।
एंड उसकी ही ज्यादातर कमी देखी जाती है। और बोन्स में भी प्रोटीन का रोल है, जॉइंट्स में भी प्रोटीन का रोल है। तो विटामिन डी भी आजकल आप देखते हैं इट्स बिकम अ वेरी पॉपुलर थिंग। सब लोग टेस्ट करते रहते हैं। टेस्ट करने की उतनी जरूरत भी नहीं है। आप अगर रेगुलर डोजिंग करेंगे तो दैट्स शुड बी गुड। ओके डॉक्टर कौशल, थैंक यू सो मच हमसे इस टॉपिक पर बात करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। तो अपनी हड्डियों का ख्याल अगर आपने नहीं रखा है तो एकाएक 40 साल के होने के बाद भी कोई जादू काम नहीं करेगा। इसीलिए आज से ही शुरू हो जाइए, चाहे आपकी उम्र जो भी हो। अपनी डाइट में कैल्शियम, विटामिन डी और प्रोटीन रखिए, एक्सरसाइज करिए और हेल्दी रहिए। एक बार जांच भी करवा ले, असली वजह पता चल जाए तो उसी हिसाब से इलाज भी हो सकता है। आज के हेलो डॉक्टर में इतना ही। विंक म्यूजिक, एप्पल पॉडकास्ट, गाना.com और Jio7 पर भी हेलो डॉक्टर के एपिसोड्स आप सुन सकते हैं। और फिर भी अगर आप हमें नहीं ढूंढ पाए तो बस एक काम करना है, आपको गूगल पे बस लिख देना है हेलो डॉक्टर आज तक रेडियो। अब दीजिए मुझे इजाजत और सुनते रहिए आज तक रेडियो। नमस्कार। कहानियों का मौसम लौट आया है। किरदार जिनमें सांस ले रहे हैं हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के एहसास। किसी आंख से टपका एक खामोश आंसू, किसी जबान पर आते आते रुक गई कोई बात, किसी की दबी हुई शरारती हंसी, किसी की मोहब्बत भरी एक नजर। हर एहसास में ढूंढिए खुद को, क्योंकि ये है स्टोरी बॉक्स। Story Box with Jamshed Kamar Siddiqui. Coming soon only on Aaj Tak Radio.